नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और उसका अध्याय अपने चल रहा था 11। तो इससे पहले वाले वीडियो जो है आपने देख लिए होंगे और अध्याय 11 तक आपने सारी धाराएं याद कर ली होंगी। इससे पहले भी हमने अध्याय 11 में देखो 159 से लेकर के 199 तक धाराएँ हैं। और हम पहले वाले वीडियो में जो है, इससे पहले जस्ट वाला जो वीडियो था उसमें 171 से लेकर के 180 तक धाराएँ हमने देखी थी। तो इस वीडियो में हम इससे आगे वाली धाराओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। वैसे आज जो है 2-3 दिन से मेरी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एक वीडियो बनाया जाए। कोई लंबा टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा आवाज़ में फ़र्क महसूस हो, लेकिन आप जो है ध्यान से सुने वीडियो को और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं ताकि आपको याद रहे। तो हमने 171 में क्या पढ़ा था कि उपविभाजन, कि अगर आप अपने भूखंड का उपविभाजन करते हो, टुकड़े करते हो, तो उसके लिए नगर पालिका से अनुमति लेनी पड़ती है और दूसरा उसके लिए आपको टैक्स भी देना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी 172 में था कि उपगत व्यय की वसूली, जो 168 में 169 में जो अपराधिकृत विकास जो आपका रोकेंगे, जो हटाएंगे, ठीक है, उसके लिए नगर पालिका का कुछ खर्चा तो आएगा ना, तो उसका व्यय किससे वसूला जाएगा? तो स्वामी से वसूला जाएगा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी सबसे इम्पोर्टेंट धारा थी उप परियोजनाओं का और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु क्या होगी। तो इसमें हमने देखा था कि लोक उपयोगिताओं की वस्तुएं हैं, जैसे शैक्षिक संस्थाएं हैं, सड़क हैं, बगीचे हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं, प्रशासनिक केंद्र हैं, ये इनकी विषय वस्तु होते हैं। नक्शा तैयार करना, भूखंड अलॉट करना, फिर उनको वितरण करना, ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी? विषय वस्तु में पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 174 में हमने पढ़ा था परियोजनाओं की या स्कीमों की तैयारी कैसे होती है, उनको बनाया कैसे जाता है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि पहले नगर पालिका प्रस्तावित करती है, उसके बाद 30 दिन के भीतर टाइम दिया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करती है। उसके बाद हमने 174 पढ़ी थी। 174 में हमने देखा था कि योजनाएं बनती कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नगर पालिका प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, उसके बाद 30 दिन के भीतर इसको राजपत्र में प्रकाशित करती है और 1 वर्ष में जो है स्कीम को बना लिया जाता है। उसके बाद सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है, नोटिस के 30 दिन के समय दिया जाता है और उसमें अपनी आपत्तियां मांगी जाती है, संशोधन, जिसको कोई दिक्कत हो बता दो भाई। उसके बाद में आपत्तियों पर, उन सुझावों पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद उसको वापस बदल के बहुमत से पारित किया जाता है और उसके बाद उसका अनुमोदन करके राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ये हमने देखा था 174 में। फिर हमने पढ़ी थी धारा 175 में हमने पढ़ा था पुनर्विकास स्कीम। अगर कुछ घर ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में है और वहाँ पे आवास की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, ये समुचित व्यवस्था नहीं है, हवा पानी की, तो फिर उनको क्या, एक ही तरीका है कि उनको ढहा के दोबारा बनाया जाए। तो 175 में पुनर्विकास स्कीम पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था 176 में हमने पढ़ा था कि परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा? परियोजना बनाएगा और उसको नगर पालिका को प्रस्तुत करेगा। तो नगर पालिका उसमें बदलाव कर सकती है, उसको परिवर्तन कर सकती है, वो यथासंभव उसको वैसा का वैसा रख सकती है। तो ये सारे किसके अधिकार थे? नगर पालिका के। हमने पढ़े थे 176 में। उसके बाद हमने पढ़ी थी 177 में हमने पढ़ा था कि अगर स्कीम की घोषणा हो गई उसके बाद भी उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि अगर प्रकाशन की तारीख के पश्चात कोई व्यक्ति अपने भूमि उपयोग का परिवर्तन जो है वो बिना नगर पालिका की अनुमति के नहीं कर पाएगा। लेकिन एक अपवाद पड़ा था कि अगर वो आबादी भूमि में आती है, ठीक है, या फिर जैसे ये नगर पालिका है और ये ग्राम पंचायत है और इसके बीच में कोई मकान है और ये नगर पालिका यहाँ चाहती है कि आवासीय भूमि बने और किसी ने घर बनाया, मतलब योजना के संगत कोई निर्माण कार्य करता है, तो उसके लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 178 में व्यपगत होना, योजना का व्यपगत होना। व्यपगत होने का मतलब है कि 2 साल तक अगर आपने योजना का क्रियान्वयन नहीं किया तो योजना समाप्त हो जाएगी। फिर 179 में हमने पढ़ा था कि योजना का उपांतरण या वापस लेना, मतलब योजना लागू होगी उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 180 अगर राज्य सरकार चाहे, नगर पालिका से कोई अपेक्षा करे कि भाई साहब आप कोई स्कीम बना कर दो, तो नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को बोलेगी, उसको आदेश देगी, वो एक योजना बनाएगा, उसके बाद प्रस्ताव पारित होगा, वही प्रक्रिया वापस दोहराई जाएगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 181 से लेकर के 190 तक। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धारा 181 को। धारा 181 में दिया हुआ है किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावर्ती, मतलब बचाव। मान लो कोई लोकहित की कोई योजना ऐसी थी
जो नगर पालिका इस योजना को बनाते टाइम भूल गई, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, जब ये योजना लागू हो जाएगी, इस योजना में कोई योजना नहीं आती है, उसके बाद भी कोई अगर लोक हित में कोई, जिसका आधार क्या होगा, लोक हित, अगर कोई योजना ऐसी है जो आवश्यक है, सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है, तो नगर पालिका जो है इसको बाद में बनाने और कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। मतलब ये नगर पालिका को अगर कोई भूल हो गई, किसी चीज़ के लिए उन्होंने योजना नहीं बनाई है, तो उसके लिए बचाव करती है। ओके, अब हम देखते हैं धारा 182। धारा 182 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट धारा है और इस मतलब अध्याय में बहुत बड़ी धारा है, तो इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये इसमें उपधाराएं बहुत सारी हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और साथ साथ हो सकता है तो आप नोट्स भी बनाएं। खुद के लिखे हुए नोट्स आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है, आप उनको जल्दी रिवाइज कर पाओगे, आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। दूसरे के नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट में पीपीटी दूंगा और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और साथ साथ में आप जो है इनको बार बार रिवीजन भी करते रहें, बार बार वीडियोज़ को देखते रहें, ठीक है। तो देखते हैं धारा 182 में क्या है। भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। तो ये देखो, भूमि का परिवर्तन जब भी नगर पालिका घोषित होती है तो पहले से भूमि का जो उपयोग है वो डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि ये नगर पालिका है तो इसके अंदर क्या होगा, मान लो कि ये औद्योगिक एरिया हो गया, या आवासीय हो गया, या फिर ये शैक्षिक संस्थान हो गए, ठीक है, या इधर सार्वजनिक स्थान, ये मतलब ये पूरा जो है नगर पालिका को भूमि पहले से डिसाइड होती है, नक्शे में पहले से फिक्स होती हैं चीज़ें। तो आप इसमें क्या बताया गया है कि भूपयोग परिवर्तन पर निर्बंधन है, मतलब प्रतिबंध है। आप अगर मान लो किसी उद्देश्य के लिए, मान लो कि ये नगर पालिका थी और यहाँ आवासीय था, आवासीय के लिए पहले से क्या हो गई, ये आवंटित हो गई, ये ज़मीन आपने नगर पालिका से पट्टे पे ले ली या खरीद ली, ठीक है, और ये यहाँ पर पहले से फिक्स है कि आवासीय बनेगा। तो अब जो है आप इसके आवासीय के अलावा यहाँ पर वाणिज्यिक उद्योग ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो किसी उद्देश्य के लिए प्रायोजित, आवंटित या विकृत भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कि ये पहले से नगर पालिका नहीं थी, ठीक है, नगर पालिका बाद में घोषित हुई, इसलिए पहले यहाँ पे जो मकान बने हुए थे वो नक्शे के हिसाब से नहीं बने हुए थे, बेतरतीब ढंग से बने हुए थे। लेकिन मान लो कि यहाँ पे जो है एक घर बने हुए थे, आवासीय भूमि थी, यहाँ पे घर बने हुए थे, और ना तो इसमें आपको किसी ने आवंटित किया कि आप यहाँ घर बना लो, या फिर ये आवासीय भूमि है, क्योंकि पहले नगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका बाद में बनी है। दूसरा, ना आपको किसी ने बेचा, नगर पालिका ने पट्टे पे दिया कि भाई आप इसको बनाओ, ठीक है। तो आप पहले से कहाँ क्या बना रहे हो, यहाँ पे भवन बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगी, आवासीय भूमि होगी। तो अब इसका उपयोग जो है आप अन्य कार्य में नहीं कर सकते, ये आवासीय के लिए होगी, ठीक है। देखिए, यदि आवंटन या विक्रय नहीं हुआ तो मास्टर प्लान में कोई उपयोग निर्धारित नहीं है तो पूर्ववत उपयोग से इतर उपयोग नहीं कर सकते। दोनों बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। ये बड़ी धारा है, इसलिए इसमें बहुत सारी उपधाराएं हैं, तो आप 1 बाय 1 इनको समझने का प्रयास कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखो, आपने 2 चीज़ें पढ़ी। एक पहली चीज़ तो कौन सी थी कि आपने नगर पालिका है, नगर पालिका में पहले से डिसाइड कर दिया कौन सी भूमि किस काम में आएगी, ठीक है। तो अब आप जो है उस भूमि जो आपको आवंटित करी गई है या मास्टर प्लान में जो है उसके इतर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये था कि भाई साहब ये जो नगर पालिका है ये अब बनी है, लेकिन पहले थोड़ी थी। तो पहले यहाँ बहुत सारे घर आवास बने हुए थे, तो मान लो यहाँ पर जो भूमि है ये आपको किसी ने आवंटित नहीं करी, किसी ने पट्टे पर नहीं दी, या फिर कोई मास्टर प्लान योजना में यहाँ इसका उपयोग निर्धारित नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले से मान लो यहाँ पे घर बने हुए हैं या पहले से यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं तो ये औद्योगिक भूमि हो जाएगी। पहले से यहाँ पे आप इसका उपयोग आवास के लिए करो तो आवासीय हो जाएगी। तो इसके लिए जो है आप चेंज नहीं कर सकते कि अगर पहले यहाँ पे आवास थे और आपने औद्योगिक कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। जो पहले जो प्रयोग कर रहे थे वही प्रयोग अब किया जाएगा। 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। लेकिन आपको क्या है, सरकार को कुछ प्रभार वसूल, अगर विशेष कोई स्थिति ऐसी है तो नगर पालिका जो है वो आपको कुछ पैसे लेगी और इसका जो परिवर्तन जो है वो कर देगी, उसकी अनुमति आपको मिल जाएगी कि आप परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन उसका आधार क्या होगा, एक तो लोकहित होना चाहिए। जैसे हमारी आवासीय भूमि थी, पूरी आवासीय है, लेकिन आप यहाँ चिकित्सालय खोलना चाहते हो, ठीक है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं, परिवर्तन दे देगी नगर पालिका, आपको कुछ प्रभार लेगी, आपसे कुछ शुल्क लेगी
और आपको अनुमति मिल जाएगी। लेकिन इसका जो आधार है ना वो होना चाहिए लोकहित, पहले तो लोकहित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जहाँ आप ये काम कर रहे हो उसके आसपास जो पड़ोसी हैं उनसे आपत्तियाँ आक्षेप मांगे जाएंगे कि हाँ आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, या आप राजी हो, ठीक है, तभी आपका क्या जाए, आपको अनुमति दी जाएगी। और राजपत्र में फिर इसको प्रकाशित किया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा कि हमने ये अनुमति दे दी है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो ये परिवर्तन होगा कैसे, ठीक है, कौन सी भूमि किस में परिवर्तन हो सकती है। देखो आवासीय भूमि वाणिज्यिक में हो सकती है, आवासीय भूमि औद्योगिक में हो सकती है, आवासीय भूमि सिनेमा में हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आवासीय में परिवर्तन, तो एक ही बात होगी, ठीक है। तो आवासीय में परिवर्तन को छोड़ करके बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है। वाणिज्यिक का भी अन्य सभी में हो सकता है, औद्योगिक का भी अन्य सभी में हो सकता है। अन्य सभी औद्योगिक मतलब है कि ये औद्योगिक को छोड़ दो, बाकी अन्य सभी औद्योगिक का आवासीय में हो सकता है, औद्योगिक का वाणिज्यिक में हो सकता है, औद्योगिक का सिनेमा में हो सकता है, औद्योगिक का पर्यटन में हो सकता है, औद्योगिक भूमि का उपयोग होटल बनाने में हो सकता है, औद्योगिक भूमि का प्रयोग संस्थागत में हो सकता है, ठीक है। मतलब औद्योगिक को औद्योगिक के अलावा अन्य सभी में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऐसे सिनेमा, तो सिनेमा को सिनेमा के अलावा छोड़ करके उद्योगों में, वाणिज्यिक में, फिर आवासीय में, इसका पर्यटन में, होटल में और संस्थागत में, ठीक है। लेकिन इसका जो है आपसे एक निश्चित शुल्क जो है वो नगर पालिका डिसाइड करेगी और वो आपसे लिया जाएगा। और प्रत्येक भूमि का जो शुल्क है, जो प्रभार है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न होगा। वाणिज्यिक का आवासीय में करोगे तो अलग चार्ज लगेगा, और आवासीय का वाणिज्यिक में करोगे तो अलग लगेगा, औद्योगिक का सिनेमा में अलग लगेगा। तो सबका चार्ज जो है वो अलग अलग लगेगा। लेकिन यदि प्राधिकृत अधिकारी को ये समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति ने नियमन अनुज्ञा के लिए आवेदन नहीं किया, मान लो कि ये यहाँ पे नगर पालिका थी और यहाँ पे किसी व्यक्ति ने क्या किया, मकान बना लिया, और जो नगर पालिका है उसको ना तो उसने पूछा ना मंजूरी के जो है इसने मकान यहाँ पर बना लिया। लेकिन नगर पालिका ने भी इसको आवासीय भूमि ही डिक्लेयर कर रखा था, यहाँ पे आवासीय बनने थे, लेकिन फिर भी उसने जो है मंजूरी नहीं ली, अनुज्ञा नहीं ली। और उसको अनुज्ञा मिल सकती थी, वो आवेदन करता तो नगर पालिका उसको कह देती हाँ ठीक है तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें उस केस में क्या होगा कि नगर पालिका उसको नोटिस देगी तो भाई साहब आपने पूछा क्यों नहीं, हमसे बिना पूछे आपने मकान कैसे बना लिया, ठीक है। तो दूसरा फिर उसके पक्षकार की बात सुनी जाएगी, भाई क्या दिक्कत है तुमको ऐसी, और फिर उसके बाद से उसको शुल्क वसूला जाएगा जो कि उसको पहले भी देना पड़ता, क्या पता वो शुल्क से बचने के लिए उसने अनुमति नहीं मांगी हो, तो अनुमति प्रभार वसूलने के बाद में उसको ऐसे कार्य के लिए अनुमति दी जा सकती है। और मान लो कि ऐसे खूब सारे मकान हैं, खूब सारे घर हैं कि ये नगर पालिका घोषित की गई थी और इससे खूब लोगों ने बिना अनुमति के यहाँ पे खूब सारे मकान बना लिए, तो अब इनके सब का सॉर्ट आउट करने के लिए नगर पालिका जगह जगह कैंप लगा सकती है, या फिर किसी एजेंसी को दे सकते हैं कि आप इन सब के कागज़ बनवाओ, ठीक है, क्योंकि बिना ऐसे बने हुए हैं। ऐसे आपने देखा होगा प्रशासन गाँव के संघ, ठीक है, प्रशासन शहरों के संघ, तो इसमें क्या करते हैं, प्रशासन वहाँ पर जाके अपने कैंप लगाता है, जिसके जो डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं, जो वसूली बाकी है, जो नियमांतरण जो भी बाकी है, वहाँ पर बैठ करके वो एक साथ सबका कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर नगर पालिका जो है कैंप लगा सकती है। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद कैसे हैं, देखो सरकार क्या करती है कि कोई लोकहित का कार्य करता है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जैसे शिक्षा संस्थाएँ हैं, शैक्षिक संस्थाएं हो गई, या फिर चिकित्सालय हो गई, ठीक है, तो ये लोकहित के काम है। लोकहित के काम के लिए सरकार क्या करती है, रियायती दर पे भूमि देती है, मतलब कुछ कम पैसे लेती है उनसे सरकार, उसको थोड़ा सस्ता दे देती है। तो लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ कोई भूमि थी, उसको उन्होंने सरकार को बोला कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे, और इन्होंने क्या कर लिया, एक भूमि ले ली, मान लो ये 5 करोड़ की थी, और सरकार ने क्या किया, इसने बोला कि चिकित्सालय खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, तो सरकार ने इसको 3 करोड़ में दे दिया कि चलो ठीक है, जनहित का कार्य है, लोकहित का कार्य है, और इन्होंने 3 करोड़ में इसको दे दिया। अब इसने क्या किया, 3 करोड़ में ज़मीन लेकर के यहाँ पे क्या खोल दिया, इंडस्ट्री खोल दी, कम फैक्ट्री लगा दी यहाँ पे। अब सरकार को पता चल गया कि भाई साहब ने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन ली थी और ये तो फैक्ट्री खोल रहा है, तो फिर सरकार उसको बोलेगी कि आप एक काम करो कि हमें जो 5 करोड़ जो लागत थी ना इसकी इंडस्ट्री में चेंज करने के लिए, तो आप एक काम करो, हमें 2 करोड़ रुपए और दे दो,
और 2 करोड़ रुपए और वसूले जाएंगे। मतलब प्रचलित दर और मूल दर, प्रचलित दर में से मूल दर माइनस करके जो अंतर है ना वो वसूला जाएगा। ये समझ में आया? अरे देखो, मान लो प्रचलित दर कितनी थी, यहाँ पे 5 करोड़ थी। इसने क्या किया, रियायती दर पे लिया, हॉस्पिटल ले लिया, रियायती दर पे हॉस्पिटल 3 करोड़ में ले लिया। तो अब इसने इंडस्ट्री खोल दी, तो 3 करोड़ तो इसके पहले से दिए हुए हैं, तो 5 में से 3 घटाओ, कितने बच गए, 2। तो इसके 2 करोड़ और वसूल लिए जाएंगे, अंतर वसूल लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे खूब लोग करते हैं कि सस्ती भूमि लेने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हम तो यहाँ पे विद्यालय खोलेंगे, यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मतलब लोक हित के कोई कार्य करेंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं, फैक्ट्री वगैरह खोल लेते हैं या फिर कुछ और काम में ले लेते हैं उसको। तो ऐसे खूब से लोग जुगाड़ करते हैं, लेकिन सरकार को जब पता चलता है तो सरकार इनसे जो बाकी का जो अंतर है ना वो वसूल लेती है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, इसके लिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए भू उपयोग परिवर्तन हेतु मूल रूप से रियायती दरों पर आवंटित करने वाला अधिकारी की मंजूरी आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने, कि जो अधिकारी है, कौन सा अधिकारी, जिसने इसको रियायती दर पे दी थी, उसकी मंजूरी, ये जो अंतर है ना ये वसूलने के लिए इसकी मंजूरी आवश्यक है। जिस अधिकारी ने रियायती दर पे इसको दी थी भूमि, उसकी मंजूरी आवश्यक है कि हाँ इसने मेरे से रियायती दर पे ली थी और ये अब इसका मिसयूज कर रहा है, तो इससे बाकी के पैसे जो हैं वसूल ले जाएं। इससे जो राशि प्राप्त होगी वो नगर पालिका निधि में जमा करवाई जाएगी, और भुगतान नहीं करेंगे तो फिर भू राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो, धारा 183 में क्या लिखा हुआ है। धारा 183 बहुत सिंपल धारा है, और इसको आप मतलब जनरली देखते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत आसान धारा है। देखो, सार्वजनिक मार्ग आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे ये कोई सड़क है, अब 12 की नियमित लाइन होती है, अब ये तो हो गई सड़क, ठीक है। अब इसके आसपास नगर पालिका जो है, या तो एक तरफ इसकी नियमित लाइन बढ़ा सकती है, मतलब ये जगह छोड़ सकती है फुटपाथ के लिए, ठीक है, या फिर भविष्य में सड़क को चौड़ा करना हो तो इसके लिए इधर भी कर सकती है, दोनों तरफ जो है नियमित लाइन खींच सकती है सरकार। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद में नगर पालिका इस लाइन को खींचने से पहले 30 दिन का टाइम पहले घोषणा कर देगी, हम ये लाइन खींच रहे हैं, और 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई आक्षेप हो, सुझाव हो, आपत्ति हो, तो 30 दिन के भीतर आप क्या करेंगे, हमें आवेदन करेंगे। अब इसमें देखो, मान लो ये सड़क ऐसे जा रही है, अब यहाँ पर किसी का घर है, अब ये नियमित लाइन बड़ी करेंगे तो उसका घर आ जाएगा ना बीच में, तो उसको ढाना पड़ेगा, या फिर इसको बोलना पड़ेगा भाई आगे पोर्शन उठा दो तुम, या जो भी बात है। या फिर कोई पुराना घर है, पहले से जर्जर अवस्था में है, तो जब भी ये पुनर्निर्माण होगा तो ये पीछे कर लेगा। तो ये नियमित लाइन जो है नगर पालिका खींचने से पहले क्या करेगी, आक्षेप मांगेगी। आक्षेप मांगी तो उस पर विचार किया जाएगा, फिर लाइन में सम्मिलित क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाएगा और भूमि का विवरण तैयार किया जाएगा, कौन कौन क्षेत्र शामिल है और कौन कौन से भार हुए हैं, पूरा विवरण तैयार किया जाएगा। एक बार नगर पालिका ने लाइन खींच दी, ठीक है, नियमित लाइन नगर पालिका ने खींच दी, तो इसके भीतर ये नक्शा तैयार किया, पूर्ण विवरण तैयार किया। अब इस लाइन के भीतर कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई पुनर्निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, मान लो कि लाइन के अंदर उन्होंने पुनर्निर्माण कर लिया, तो इसके उल्लंघन के लिए उसको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप क्या करो, इसको हटा लो। अगर फिर भी वो उल्लंघन करता है तो फिर उससे जुर्माना लगेगा 2000 रुपये से 5000 रुपये तक। तो ये था सार्वजनिक मार्ग के बारे में, नियमित लाइन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं धारा 184। धारा 184 में दिया हुआ भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। भूमिगत उपयोगिताओं का मतलब है भूमि के अंदर जो उपयोग अपन करते हैं ना, जैसे लाइनें बिछाते हैं, टेलीफोन की, ये सब, तो भूमिगत उपयोगिताओं के लिए इससे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। लेकिन ये काम आप कर सकते हो, जैसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से लोक उपयोगिताओं जिनमें विद्युत लाइन, बिजली वाले तार, टेलीफोन, दूरसंचार, गैस पाइपलाइन, जल प्रदाय, जल की जो पाइपलाइन है वगैरह, जल निकासी, सीवरेज का व्यवस्था, मल निकास, भूमिगत रेलवे, पेयजल सबवे, शॉपिंग प्लाजा आदि के भूमिगत मार्ग का उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होगा, नगर पालिका की अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के लिए आपको पहले नगर पालिका को फीस जमा करानी पड़ेगी। पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, फीस जमा कराओगे। फीस जमा कराने के बाद में क्या होगा, नक्शे आपको देने पड़ेंगे कि हम किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से लाइन गुजारेंगे।
फिर आपको एक खाका रेखा चित्र प्राप्त उसमें उनको प्रदान करना पड़ेगा, साथ साथ पूरा विवरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके किसके लिए, ये भूमिगत उपयोगिताओं के लिए। उसके बाद नगर पालिका क्या करेगी, आपको मान लो अनुमति दे दी तो कार्य आपका कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए, ये समय सीमा निर्धारित करेंगे। शर्तें बताएंगे वह कैसे कैसे होगा। दूसरा, विलम्ब करोगे तो आपके जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये सारा काम हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो नुकसान आपने किया है, जो क्षतिपूर्ति आपने वहाँ पे खड्डा खोदा या जिससे किसी संपत्ति को नुकसान हुई, या फिर किसी की दुकान के पास से वो लाइन जा रही है कहीं और से जा रही है, तो क्षतिपूर्ति जो नुकसान होगा उसकी क्या करनी, जो क्षति हुई है उसकी आपको मरम्मत करवानी पड़ेगी और वो वापस पूर्व स्थिति में जो मूल स्थिति है उसमें लौटाने का खर्च आपको स्वयं को देना पड़ेगा, नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ये भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग किस में दिया हुआ है, धारा 184 में। धारा 184 में क्या दिया हुआ है, भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। ठीक है, 184 आपको समझ में आ गई। अब इनको देखो, एक ही तरीका है इनको बार बार याद करने का, आप बार बार रिवीजन करो, बार बार इनको वीडियोज़ को देखते रहो, बार बार सुनते रहो, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो आप इनको बार बार सुने और खुद के नोट्स बनाएं, साथ साथ में वीडियो को देखते हुए खुद के नोट्स बनाओगे तो आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे, आपका माइंड जो है वो यही रहेगा और आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो आप साथ साथ पेन कॉपी लेकर के बैठें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यहाँ दिक्कत है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो चीज़ आपने कमेंट करी है वो तो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। ठीक है, इससे आपको ऐसे भी रहेगा कि हाँ रेगुलर क्लास हो रही है और मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, तो आप साथ साथ पढ़ते रहें और साथ साथ नोट्स बनाते रहें, रिविजन करते रहें और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। अब देखते हैं धारा 185। धारा 185 में लिखा हुआ भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का यह दायित्व है कि वह समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे, रेखाचित्र, फायर हाइड्रेंट्स, मलवाहन, मेन होल के आदि के नक्शे संधारित करेगा। ठीक है, मान लो कि नगर पालिका में जो है ये नगर पालिका हो और इधर से ये पाइपलाइन जो है वो जा रही है पानी की। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति आए और बोले कि मैं जो है जियो वाले आ गए, चलो जियो कंपनी आ गई, वो बोल रही है कि हम यहाँ पे तार बिछाएंगे, नीचे से तार हमें बिछाने हैं। तो अब मान लो कि अगर भूमिगत जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है उसके बाद नक्शे नहीं है तो भाई साहब ने ऐसे तार बिछाए और यहाँ जैसे ही खोदा नीचे पाइपलाइन थी पानी की और सब पानी पानी हो गया। ठीक है, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि नक्शों का संधारण करना ज़रूरी है। किसको, मुख्य नगर पालिका, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ की लाइन भूमिगत में कहाँ से जा रही है। अगर ये उनको पता नहीं होगा तो कल को मान लो कोई नया निर्माण करेंगे तो जैसे ही वो खुदाई करेंगे, खुदाई करते क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो नीचे वाली जो लाइन है उसका नुकसान हो जाएगा, तो ये आपस में टकरा जाएंगे। तो इस वजह से आवश्यक है कि इनका नक्शों का एक कलेक्शन किया जाए और वो किसकी जिम्मेदारी है, वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जिम्मेदारी है। दूसरा ये है कि सूचना के अधिकार के अनुरूप इनकी गोपनीयता को बनाए रखेगा। ऐसे नहीं कि किसी ने मांगा कि बताओ पाइपलाइन जो है पानी की वो कहाँ से जा रही है हमें बताओ, तो नगर पालिका अधिकारी ऐसे हर किसी को थोड़ी बता देंगे कि ऐसे ऐसे पाइपलाइन जा रही है। मान लो कुछ उत्पादी हैं या फिर कुछ ऐसे ही पागल लोग हैं, वो जाके खोद के इस पाइपलाइन को तोड़ दें, समझ रहे हो, या फिर किसी को नुकसान हो सकता है, गैस की पाइपलाइन है, कोई आतंकवादी है गैस की पाइपलाइन को तोड़ने का प्रयास करे, तो ये जो गोपनीयता है इसको बनाए रखेगा कौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब हम देखते हैं धारा 186। धारा 186 में क्या लिखा हुआ है, केंद्र की संपत्ति है और राज्य की संपत्ति है, तो इनके मार्गों के संबंध में क्या विशेष उपबंध है। तो इसको मैंने बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा, केंद्र सरकार परिवर्तन करेगी। ठीक है साहब, राज्य राजमार्ग है तो राज्य सरकार इन्हें परिवर्तन करेगी और इनका रख रखाव रखेगी, मरम्मत कार्य करना, इनकी देखभाल करना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर नगर पालिका क्या कर सकती है, नगर पालिका मान लो कोई अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा है तो वो दे सकते हैं। जैसे मान लो कि इधर से कोई यात्रा निकल रही थी, उन्होंने अस्थायी पांडाल लगा लिया, अस्थायी रुके वहाँ पे, इसकी अनुमति कौन दे सकती है, नगर पालिका दे सकती है। या फिर कोई मेले त्यौहार के दौरान वहाँ पर कोई दुकान वगैरह लगाना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन दे सकती है अनुज्ञा, नगर पालिका दे सकती है। किसी ने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया
तो उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की। तो ये क्या है? ये धारा 186 किसके बारे में बताती है? केंद्र और राज्य सरकार के जो मार्ग है उनके बारे में क्या उपबंध है, उनके बारे में कौन बताती है? ये धारा 186 बताती है। तो आप ये याद कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोई नगर पालिका है, उसके अंदर से कोई राज्य राजमार्ग गुजर रहा है, तो उसमें परिवर्तन करने की किसकी शक्ति है? परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की है। केंद्र वाले में केंद्र की सरकार की है। लेकिन नगर पालिका को 2 अधिकार प्राप्त हैं, तो उसके अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा दे सकती है, दूसरा अतिक्रमण हटा सकती है। उसके बाद देखिए धारा 187। अब धारा 187 में देखिए, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण। जैसे कोई उत्सव होता है, मेले होते हैं, कोई यात्रा निकलती है, तो आपने देखा खूब सारी भीड़ होती है वहाँ पे, ठीक है। भीड़ के दौरान क्या होता है, ये जो सड़क होती है ना, इनके यहाँ पे मार्गों पे या कोई मंदिर होता है उसके आसपास खूब सारी दुकानें लगती हैं, खूब सारी यहाँ पे भीड़ होती है और खूब सारे लोग भी आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे खूब सारी दुकानें लोग, लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं है कि आप कभी भी गए और वहाँ जा कर के कहीं भी आपने दुकान लगा ली, तो ऐसे नहीं होता। इसके लिए पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है ताकि व्यवस्था बनी रहे। अगर बेतरतीब ढंग से आप कहीं भी दुकान लगा लोगे तो फिर यहाँ पे अव्यवस्था बिगड़ेगी, अव्यवस्था हो जाएगी तो हो सकता है कोई भगदड़ मच जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इसको अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करता है इसके लिए? पहले तो फीस डिसाइड करता है कि कौन सी दुकान किस एरिया में है और कहाँ है, उसकी फ़ीस क्या होगी। उसके बाद क्या डिसाइड करता है कि निश्चित समय के लिए, इतने दिन के लिए आपको दुकान दी जा रही है, उसके बाद आपको हटाना पड़ेगा और इसके लिए आपको शुल्क लगेगा। उसके बाद वो यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से भी परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद सार्वजनिक स्थान पर जैसे बूथ है, पांडाल है आदि अस्थायी परिनिर्माण की अनुमति दे देगा। और इसके बाद जो अनुज्ञा प्राप्त जो व्यक्ति है वो बाद में क्या करेगा, जैसे मान लो कि उसने यहाँ पे अपनी दुकान लगाई, तो उसने वो बांस गाड़ने के लिए यहाँ पे गड्ढे वड्ढे खोदे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेन या कुछ मिट्टी डाली होगी, तो ये क्या करेगा, जब इसको छोड़ के जाएगा निश्चित समय के बाद में, तो इसको पुरानी स्थिति में लेकर के आएगा और इसका खर्चा अपने स्वयं के खर्चे पे सारे काम करेगा। तो 187 में हमने क्या देखा है कि जैसे मेले लगते हैं, त्यौहार होता है, उत्सव होते हैं, तो उस दौरान जो वहाँ पे जो मेन मंदिर है या जो मेन स्थल है, कार्यस्थल है, उसके दौरान उसके आसपास जो दुकानें लगती हैं उनके लिए भूमि का आवंटन होता है अस्थायी परिनिर्माण के लिए या पार्किंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या, उसके लिए क्या देना पड़ता है, आपको फीस देनी पड़ती है और निश्चित समय सीमा डिसाइड होती है। उसके बाद यातायात के प्रभारी से परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद आपको अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन लास्ट में जो है आपको उसको पुनः पुरानी स्थिति में लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए धारा 188। धारा 188 में लिखा हुआ है, मार्ग, नाली या परिसर के सनिर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको पहले रखनी है मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण के या मरम्मत के दौरान। तो देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी परिसर में जो मरम्मत के दौरान क्या क्या करेगा, एक तो उसके लिए बाड़ लगवाएगा। भाई आपने जो है यहाँ पे मरम्मत कार्य चल रहा है तो आप बाड़ लगाओ कि सावधान, आगे जो है मरम्मत का कार्य जारी है तो स्पीड स्लो रखें, यह आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। सुरक्षित करवाएगा, ठीक है। दुर्घटना के विरुद्ध उचित कदम उठाएगा। मान लो कि आपने यहाँ पे बहुत सारा गड्ढा खोद रखा है या बहुत केरी खाई है, तो आप यहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करोगे, ठीक है। दूर पे बोर्ड लगाओगे या फिर आके बैरिकेड्स लगा दोगे कि भाई आगे निर्माण कार्य चल रहा है। बिना लिखित अनुज्ञा के निर्माण सामग्री सड़क पर नहीं डालोगे, सड़क पर डालने से रोका जाएगा आपको। ऐसे नहीं कि आपने अनुमति है ही नहीं और सड़क के ऊपर आपने मलबा या जो भी है सीमेंट वगैरह या बजरी वगैरह डाल रखी है, आपने मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। एक तो आपने गड्ढा खोद रखा है आधी सड़क पे, तो मरम्मत कार्य चल रहा है, दूसरी जो सड़क खाली बची हुई थी वहाँ पे आपने बजरी डाल दी, तो अब ये पूरा मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपको बिना, अगर नगर पालिका को ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो आपको अनुमति दे सकती है, और जो बिना अनुमति के आप नहीं डाल सकते। उसके बाद में मार्ग को यातायात के लिए रोकना या बंद करना या मोड़ना, जैसे मान लो कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, तो अब ये जो यातायात है इसको आप इस तरीके से इधर से मोड़ करके शॉर्टकट रास्ता लेकर के ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मरम्मत के बाद परिसर को पुनः मूल स्थिति में लौटाना, ये काम करना पड़ेगा। तो मार्ग, नाली या परिसर के सनिर्माण या मरम्मत के दौरान ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपसे ये सारे काम करवाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा कोई स्थान है जो पड़ोसियों, राहगीरों या विधिक पहुंच रखने वालों के लिए खतरनाक हो, ठीक है। मान लो कि इसका कहने का मतलब ये है कि
अब ये सड़क जा रही है और भाई साहब ये आपके यहाँ पे मकान है, ठीक है, ये मकान आपके हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, बारिश हुई भयंकर, बारिश हुई तो भयंकर, ये क्या हुआ, सड़क टूट गई। अब यहाँ पे बहुत गड्ढा बन गया, अब ये मार्ग तो अवरुद्ध हो ही गया। अब इसमें क्या है, आपको भी दिक्कत है, आप जैसे घर से बाहर निकलते हो या कोई रात्रि में निकलता है तो यहाँ पे आपका भी नुकसान है, जानलेवा है, खतरनाक है राहगीरों के लिए भी, ठीक है। और विधिक पहुँच देखो, मान लो कि ये सड़क है और यहाँ पर आप एक मकान है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच है, ठीक है, ये आपके मकान आ गया, इसमें निकला हुआ, ये क्या आपकी विधिक पहुँच होगी। तो नगर पालिका क्या करेगी, खुद इसको क्या करवाएगी, मरम्मत करवाएगी, इसकी तुरंत मरम्मत करवा देगी। और क्या करेगी, इससे जो पैसा लगेगा ना यहाँ पे मरम्मत करवाने का, वो क्या किससे लेगी, जो भूस्वामी है, जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या जिन लोगों को इससे नुकसान या लाभ हो रहा है उससे क्या लिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे। ये कौन लेगी, नगर पालिका उनसे पैसे लेगी, ठीक है। ये लिखा हुआ है धारा 188 में। उसके बाद आप देखिए 189 में क्या दिया हुआ है, बिना अनुज्ञा किसी मार्ग को, एक बार हम देख लेते हैं, 188 हमने देख ली। उसके बाद हम देख रहे हैं धारा 189 में देखिए, बिना अनुज्ञा किसी मार्ग में न तो कास्ट का तात्पर्य यहाँ से भवन निर्माण जितनी भी सामग्री यूज होती है, जैसे कोई गड्ढा, मतलब कोई ईंट है, पत्थर है, रोड़ी है, सब वो आप मार्ग में नहीं डालेंगे बिना अनुज्ञा के, और न ही कोई गड्ढा खोदेंगे कहीं पर भी, ठीक है। तो नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर कोई गड्ढा नहीं खोदेगा। कास्ट, ईंट, पत्थर, मिट्टी जो भी है वो भवन निर्माण सामग्री जमा नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि अब जो नगर पालिका है वो आपको अनुमति दे दे, और अनुमति जो है नगर पालिका के विवेक पर निर्भर करती है, उसको लगता है कि अनुमति दे देनी चाहिए तो वो दे देगी, और नहीं लगता तो नहीं देगी, ठीक है। तो अनुज्ञा मिलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो बाड़ लगवाओगे आप, ठीक है, कि भाई यहाँ पे निर्माण का इस चारों तरफ, जैसे यहाँ पे आपने निर्माण कार्य कर रहे हो तो चारों तरफ आपको बैरिकेड्स या जो भी लगाने पड़ेंगे। उसके बाद घेराबंदी आपने करवा दी। घेराबंदी करने के बाद में रात में लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप लोग घर चले गए, लाइट की व्यवस्था है नहीं, कोई रात को बेचारा राहगीर आ रहा है और उसका नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो लाइट की व्यवस्था आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। अनुज्ञा समाप्ति के बाद मार्ग को पूर्व स्थिति में लाएगा, ठीक है। आपको जैसे आपकी काम पूरा हो गया उसके बाद आपको वापस इसको पूर्व स्थिति में मरम्मत करवा करके पूरा लाना पड़ेगा, इसका खर्चा आपको स्वयं को देना पड़ेगा, नगर पालिका नहीं देगी। मान लो आप उल्लंघन करते हो, आपने रात में लाइट की व्यवस्था नहीं करी, या फिर आपने क्या किया, घेराबंदी नहीं करवाई, तो इसके लिए आपने उल्लंघन किया तो नगर पालिका को पता चल गया तो दोष सिद्धि होने पर आपको 1000 से 2000 रुपये, 1000 से कम नहीं और 2000 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, तक आपको क्या दिए जाएंगे, जुर्माना लिया जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन आपसे जुर्माना लिया जाएगा। रात्रि का जुर्माना अलग से लिया जाएगा, अगर रात में लाइट की व्यवस्था नहीं करी तो उसका जुर्माना आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध में लिखा हुआ है, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, ठीक है। तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है भाई साहब। नगर पालिका की क्या जिम्मेदारी है, देखो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि नगर पालिका युक्त समय और संसाधनों की उपलब्धता से सार्वजनिक मार्गों पर फुटपाथ बनाएगी, ठीक है। फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो एक समिति होती है, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, ये नाम एक ही नाम है, इसको पूरा याद कर लीजिए, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, ये डिसाइड करेगी कि फुटपाथ की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। और हो सकता है कि प्रत्येक, जैसे ये है सड़क है, इसके दोनों तरफ जो है आपको फुटपाथ बनाना है, तो फुटपाथ की चौड़ाई मैक्सिमम आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन कम से कम पहले से फिक्स है, कम से कम 1.5 मीटर तो चौड़ी होनी चाहिए, इसके अलावा आप ज़्यादा कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रत्येक तरफ न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर तो होनी ही चाहिए। उसके बाद भिन्न भिन्न मार्गों के लिए भिन्न भिन्न चौड़ाई हो सकती है, न्यूनतम चौड़ाई भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है, अलग अलग मार्ग हैं। और पुनरीक्षित जो भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति है वो इसका पुनरीक्षण देखो चौड़ाई कौन डिसाइड करेगा, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति, और पुनरीक्षण भी कौन करेगा, भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति। नियमित लाइन निर्धारित करते समय फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई को ध्यान में रखा जाएगा। नियमित लाइन हमने पढ़ी थी ना अभी, ये सड़क है, सड़क पे एक तरफ या दोनों तरफ जो है वो नगर पालिका डिसाइड कर सकती है, नियमित लाइन या सार्वजनिक लाइन अभी हमने पढ़ी थी।
इसके डिसाइड करने के बाद में यहाँ पे कोई पुनर्निर्माण या निर्माण कार्य नहीं कर सकते, यह अवरुद्ध होगा आपके लिए। ये चीज़ें पढ़ी थी ना पहले, तो ये वाली बात है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है धारा 181 से लेकर के धारा 190 तक हमने पढ़ ली है, ठीक है। इसके आगे की जो धाराएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दूसरा हमने जो पढ़ा है उसका एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ी थी धारा 181 में हमने पढ़ा था किसी परियोजना स्कीम की व्यावर्ती, ठीक है। मतलब कोई योजना ऐसी है जो लोकहित की है और वो परियोजना में शामिल नहीं हो पाई या छूट गई, तो नगर पालिका को ये अधिकार है कि उसको बाद में क्रियान्वित कर सके, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 182 में हमने देखा था कि भूमि उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन, मतलब प्रतिबंध है भू उपयोग के उस पर। तो लेकिन सरकार आज जो है आपको विशेष प्रभाव और आपसे वसूल करके इसको अनुमति दे सकती है। और परिवर्तन औद्योगिक का वाणिज्य में, वाणिज्य का औद्योगिक में, सिनेमा, पर्यटन में, अन्य में उपयोग जो है वो परिवर्तन हो सकता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ अपवाद देखा था। अपवाद ये देखा था कि रियायती दरों पे कोई व्यक्ति वसूल लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, उसके बाद में उस पर उसका अन्य उपयोग करते हैं। तो इस दौरान क्या होगा, जो प्रचलित मूल्य है और जो रियायती दर है, इन दोनों का जो अंतर है वो आपसे वसूला जाएगा। उसके बाद देखिए हमने पढ़ी थी धारा 183 में हमने पढ़ा था सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से क्या तात्पर्य था, मान लो ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ आप लाइन खींच सकते हो, एक तरफ भी खींच सकते हो। और ये खींचने के बाद में यहाँ पे कोई निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पे जुर्माना लगेगा। जुर्माना कितना लगेगा, 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 184 में हमने पढ़ा था भूमिगत उपयोगिता, ठीक है। भूमिगत उपयोगिताओं के मार्ग का अधिकार, तो इसमें दूर संचार, पाइपलाइन, गैस लाइन, इनकी जो लाइनें हैं वो बिछाने का आपको अधिकार होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आवेदन करना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी, नक्शा देना पड़ेगा किसको, नगर पालिका को। उसके बाद में आपको समय डिसाइड किया जाएगा, शर्तें डिसाइड की जाएंगी, और विलम्ब करोगे तो आपको जुर्माना लगेगा। उसके बाद आपको जो क्षति हुई है उसको पुरानी स्थिति में आपको लौटाना होगा, मरम्मत करनी होगी। ये किस में था, धारा 184 में। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 185 में था कि जो भूमिगत उपयोग अभी अपने दिया था ऊपर, इसके जो नक्शे हैं वो संभाल के कौन रखेगा, वो रखेगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो जरूरी है। और उसको सूचना के अधिकार से गोपनीयता को बनाए रखेगा। फिर हमने पढ़ी थी धारा 186 में हमने क्या देखा था, देखो धारा 186 पढ़ी थी। 186 में हमने देखा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संपत्तियां जो है उनका क्या होगा। तो केंद्र सरकार की कोई संपत्ति है, कोई मार्ग है, ठीक है, तो उसकी जो परिवर्तन कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। राज्य मार्ग है तो उसका परिवर्तन कौन कर सकता है, राज्य सरकार। उसके बाद में नगर पालिका जो क्या कर सकती है, इसका नगर पालिका को कौन कौन से अधिकार हैं इनसे संबंधित, एक तो यह अधिभोग, अस्थायी अधिभोग की अनुमति दे सकती है, दूसरा अतिक्रमण को हटाना, ठीक है। फिर धारा 187 में लिखा हुआ था कि मेलों के दौरान, उत्सवों के दौरान जो हम जमीन है, जैसे ये नगर पालिका यहाँ पे खूब सारी ज़मीनें आवंटित करती है अस्थायी परिनिर्माण के लिए, बूथ के लिए, पंडाल के लिए, ठेले के लिए, ठीक है। तो उसके लिए फीस डिसाइड करती है, समय डिसाइड करती है, और तो ट्रैफिक जो यातायात पुलिस अधिकारी है उससे अनुमति भी लेती है, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ी थी हमने धारा 188 में हमने देखा था कि जब आप मार्ग में नाली, परिसर आदि का निर्माण कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है पहले। तो उसमें पहली बात कौन सी थी कि आपको बाड़ लगवानी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी। फिर दूसरा, दुर्घटना के विरुद्ध उचित कदम उठाना पड़ेगा, लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी अगर आप सड़क पर निर्माण सामग्री डालते हो तो। उसके बाद यातायात को आप दूसरे तरीके से मोड़ सकते हो, वैकल्पिक रास्ता बता सकते हो। ये सारे काम किस में थे, धारा 188 में। फिर हमने पढ़ी थी धारा 189 में जो है हमने देखा था कि बिना अनुज्ञा के आप सड़क के ऊपर कास्ट, मतलब जो भी आपके ईंट, पत्थर, बजरी जो भी है भवन निर्माण सामग्री है वो नहीं डाल सकते, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी धारा 189 में। अगर आप फिर भी डालते हो, उल्लंघन करते हो तो 1000 रुपये का 2000 तक का जुर्माना, 50 से 100 रुपये प्रतिदिन, और रात्रि का अलग से लगेगा। फिर लास्ट में हमने देखी थी धारा 190 में हमने देखा था फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, मतलब फुटपाथ बनाए जाएंगे, इसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी एक तरफ।
फिर दूसरा इसका डिसाइड कौन करेगा, भवन अनुज्ञा एवं निर्माण संकर्म समिति जो है वो डिसाइड करेगी, वही इसका निरीक्षण करेगी और वही जो है इसकी चौड़ाई डिसाइड करेगी। ये हमने देखी थी धारा 181 से लेकर 190 तक। तो आई होप कि ये वीडियो, ये जो धाराएं हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सुझाव हो, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या और सुधार किया जा सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बार बार इनको याद करें, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं, और जो आप नोट्स बनाते हो या फिर आपने वो ट्रिक्स बनाई हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करें। अगर आप कमेंट बॉक्स में, अगर ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, अगर आपके नोट्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर GS भारद्वाज नाम से मेरी टेलीग्राम आईडी है। दूसरा RS विद GSIQ जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको PDF अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।